बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज। और मॉक टेस्ट सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट 16। ठीक है, और मॉक टेस्ट 16 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो एडवर्ब्स हैं, आज आपके ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे के सारे एडवर्ब से रिलेटेड हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का लेक्चर, बड़ा ही मजा आने वाला और बड़े ही मजे मजे के रूल्स पढ़ने वाले हैं आप आज एडवर्ब्स के बारे में। यानी कि आज की डिस्कशन के दौरान हमारा सारे का सारा एडवर्ब्स क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह हमने क्या किया था इससे पहले अपने 13 लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स को रिवाइज किया था, सारे रूल्स एडजेक्टिव्स के देखे थे। उसके बाद 14 में हमने सारे के सारे रूल्स आर्टिकल्स के देखे थे। आज 16 में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रूल्स बेटे किसके देख रहे हैं, एडवर्ब्स के देख रहे हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है और मजे मजे के साथ, मजे मजे के रूल्स के साथ आज मैंने आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, वो भी दरमियान में मैं आपके साथ डिस्कशन के दौरान करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटे, द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट इज डैश। अब देखें, एक बात बेटे याद रखिएगा, इंग्लिश में हमारे पास एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे किसी वर्ड को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज के मीनिंग को कम करना या किसी चीज के मीनिंग को ज्यादा करना, किसी चीज की मीनिंग में इजाफा करना या किसी चीज के मीनिंग को कमी करना, मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना किसी ना किसी तरह से। और इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है एडजेक्टिव और एक हमारे पास बेटे क्या होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव याद रखिएगा मॉडिफाई करता है बेटे किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। जब आपने इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है तो देन हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। और जब आपने किसी वर्ब को मॉडिफाई करना हो, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो, तो इन तीन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं। जैसे देखें, अगर हम 1 बाई 1 करके जल्दी जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव की एग्जांपल देखिएगा, हम क्या बोलते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें जो ऑनेस्ट का वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है बेटे किसको, मैन को। अब मैन टेक्निकली हमारे पास क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, ऑनेस्ट यूज किया है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पर ऑनेस्ट की जगह पे ऑनेस्टली लिख देता हूं और सेंटेंस बनाता हूं ही इज एन ऑनेस्टली मैन, तो ये किसी भी सूरत में हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। मुझे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए। लेकिन जब मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूं बोलता हूं, देखें मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूं लिखता हूं, मैं बोलता हूं ही इज वर्किंग और मैं बोलता हूं ही इज वर्किंग ऑनेस्ट। तो जब मैं इस सेंटेंस में वर्किंग को मॉडिफाई करता हूं ना, तो टेक्निकली वर्किंग क्या है, हमारे पास वर्ब है। वर्ब को हम एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम वर्ब को किसके साथ मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब के साथ। और एडवर्ब बनाने के लिए हम ऑनेस्ट के साथ किसका एडिशन करेंगे, ly का। हमारा करेक्ट सेंटेंस बेटे कैसे चलेगा, हमारा करेक्ट सेंटेंस चलेगा ही इज वर्किंग, और यहां पर वर्किंग के बाद ऑनेस्ट की बजाय हम क्या बोलेंगे बेटे, ऑनेस्टली बोलेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया कि जब हम एडवर्ब यूज करते हैं क्या करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। और देखें, अगर इसी सेंटेंस में मैं बोल देता हूं ही इज वर्किंग वेरी ऑनेस्टली, अब ये जो वेरी का वर्ड है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये ऑनेस्टली को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब अब ये सेंटेंस इस तरह नहीं चलेगा कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। अब ये सेंटेंस क्या है कि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। तो टेक्निकली क्या है, ऑनेस्टली ऑलरेडी एडवर्ब है, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, वेरी यूज किया। तो ग्रामेटिकली वेरी भी हमारे पास बेटे क्या होगा, एडवर्ब होगा, जब ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ऑनेस्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्किंग को, और वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑनेस्टली को। यानी कि यहां पर एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और यहां पर एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है किसको, दूसरे एडवर्ब को। उसके बाद देखें,
अगर हम बोलते हैं कि एक एडवर्ब मॉडिफाई करेगा बेटे किसको, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। अब एडवर्ब को हम कैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं द स्टार्स आर, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम बोलते हैं द स्टार्स आर अनयूजुअल हॉट, मतलब अनयूजुअल नहीं, मैं बोलता हूं एक्सट्रीम हॉट। अब देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्स को मॉडिफाई कर रहा हूं किस वर्ड के साथ, हॉट के साथ। मैंने स्टार्स के बारे में क्या कह दिया कि स्टार्स क्या है, हॉट है, तो टेक्निकली हॉट हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं ना एक्सट्रीम हॉट, तो मैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हूं, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई मैं एडजेक्टिव के साथ नहीं करूंगा। एडजेक्टिव को मॉडिफाई बेटे मैं किसके साथ करूंगा, एडवर्ब के साथ करूंगा। या तो मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखूंगा, द स्टार्स आर एक्सट्रीम एंड हॉट, तो ये दो तरह के एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे एक वर्ड को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यूज करना है, तो बेटे फिर मैं एक्सट्रीम की जगह पर क्या यूज करूंगा, फिर मैं एक्सट्रीम की जगह पर यूज करूंगा एक्सट्रीमली हॉट। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, बल्कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन सॉरी बोल रहा हूं, आपके पास तीनों एग्जांपल आपके पास चल रही हैं। पहली आपके पास क्या है कि एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, और किस तरह करेगा, ही इज वर्किंग ऑनेस्टली। आप स्लोली बोलते हैं, आप क्विकली बोलते हैं, आप इंटेलिजेंटली बोलते हैं, आप ब्यूटीफुली बोलते हैं, आप सारे के सारे एडवर्ब बना रहे होते हैं। फिर आप एक एडवर्ब को यूज करते हैं दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे हमारे पास वेरी यूज होता है, हमारे पास सो यूज होता है, ये हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। और फिर हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज करते हैं। जैसे अभी हमने एक्सट्रीम हॉट को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एक्सट्रीमली हॉट के साथ। तो आपने याद रखना है, इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं। पहला हमारे पास है एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, दूसरा हमारे पास है एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है बेटे वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव्स को। अब जरा अपने सेंटेंस में देखिएगा, द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट इज। अब यहां पर हम सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यहां पर हम सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहे हैं विनर को। अब विनर टेक्निकली क्या है, विनर हमारे पास ग्रामेटिकली क्या है, नाउन है। अब नाउन को जब हम मॉडिफाई करेंगे, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें बेटे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव जब हमें चाहिए ना, तो पहली बात तो याद रखिएगा, ब्यूटीफुली हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो हम एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, एडवर्ब नहीं ना लिख सकते हमने, ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे कि ही इज ऑनेस्टली, हम क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट। इसी तरह यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो जिस तरह हमने एक्सट्रीमली हॉट लिखा, इसी तरह बेटे हम सर्टन ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सर्टनली ब्यूटीफुल। यानी कि यहां पर जो ब्यूटीफुल का वर्ड है, ये यूज होगा किसको मॉडिफाई करने के लिए, विनर को मॉडिफाई करने के लिए। हम इसको एडजेक्टिव की सूरत में मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करना है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एडवर्ब यूज करना होगा। तो हम सर्टन ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सर्टनली ब्यूटीफुल। जिस तरह हमने एक्सट्रीम हॉट की जगह पर क्या लिखा, एक्सट्रीमली हॉट, इसी तरह हम सर्टन ब्यूटीफुल की जगह पर बेटे क्या लिखेंगे, सर्टनली ब्यूटीफुल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पे चलेगा डेल्टा। याद रखिएगा, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है, जबकि एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटे, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए होता है। यहां पर हम ब्यूटीफुल यूज करेंगे विनर को मॉडिफाई करने के लिए, और ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्टनली एज एन एडवर्ब यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास क्या चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे इज नाउन फॉर हिज डैश लैंग्वेज। अब देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि लैंग्वेज आ गया, तो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो सिंपल जैसे देखिए, याद रखिएगा, आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ
एल वाई का वर्ड यूज करके उसको क्या बना लेते हैं, उसको एडवर्ब बना देते हैं। जैसे अभी हमने बनाया भी, आप स्लो से क्या बना लेते हैं, स्लोली। आप क्विक से क्या बना लेते हैं, क्विकली। हमने एक्सट्रीम का क्या बनाया, एक्सट्रीमली। हमने सर्टन का क्या बनाया, सर्टनली। हम ऑनेस्ट का क्या बनाएंगे, ऑनेस्टली। ये सारे एल वाई लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं ना, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब आप एल वाई लगाएंगे तो आप उसका क्या बना रहे होते हैं, एडवर्ब बना रहे होते हैं। तो यहां पर सिंपली हमारे पास एडवर्ब है, जबकि हमें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते कि सिंपली लैंग्वेज। आपको क्या लिखना होगा बेटे, सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव चाहिए। अब एक बात तो यहां पर हो गई। अब देखें, याद रखिएगा, हमने क्या कर लिया, हमने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि जिस वर्ड के एंड पर भी एल वाई आएगा वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। ऐसे ही होता है ना हमारे पास। हमने अपने ज़हन में एक बात बना ली, हमने कहा जब भी हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएंगे ना, जैसे देखें, हम स्लो के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्लोली। हम ऑनेस्ट के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑनेस्टली। हम क्विक के साथ एल वाई लगाएंगे तो बेटे क्या बनाएंगे, क्विकली, ठीक है। हम इंटेलिजेंट के साथ एल वाई लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंटली। और साथ में आपको ये बात भी बता दूं कि आज की डिस्कशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना, और बड़ा ही मजे का लेक्चर आज का बनने वाला है। मतलब ये बूस्टर होगा आपके लिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। देखें, अब जहां पर भी एल वाई आ जाता है ना, तो हमारा दिमाग हमें ट्रिगर कर देता है, किस सोच को ट्रिगर कर देता कि ये एडवर्ब है, ठीक है। क्योंकि हमने जिंदगी में शुरू से पढ़ा हुआ है कि एल वाई हम लगाते ही एडजेक्टिव के साथ तब है जब हमने उसका क्या बनाना होता है, एडवर्ब बनाना होता है। तो किसी ना किसी तरह से हमने अपने दिमाग में एक प्रोटोटाइप बना लिया, हमने एक सोच बना ली, अप्रोच बना ली, एक थिंकिंग बना ली, एक आइडिया बना लिया कि एल वाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश में हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एल वाई पे खत्म तो होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं होते। वो हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। मतलब वर्ड एल वाई पे खत्म हो रहा होगा, हमारा दिमाग हमें यही कह रहा होगा कि ये एडवर्ब है, जबकि वो एडवर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिएगा, फ्रेंडली है, लाइवली है, माइजरली है, फादरली है, लवली है, सिली है, लोनली है, कॉवर्डली है और ऑर्डरली है। अब ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे होंगे ना, ये सारे एल वाई पर एंड हो रहे हैं, और ये सारे के सारे एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि सारे के सारे बेटे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और मैं आपको इनका लॉजिक भी बताता जाऊं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो इन सूरत में याद रखिएगा, नाउन के साथ एल वाई लगाने से आपके पास क्या बनता है बेटे, एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। और नाउन के साथ एल वाई लगाने से आपके पास क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन ये याद रखिएगा, हर नाउन के साथ एल वाई नहीं लगा देना। अब चेयर के साथ तो आप एल वाई नहीं लगाएंगे ना, टेबल के साथ तो आप एल वाई नहीं लगाएंगे। जैसे फ्रेंड के साथ आपने एल वाई लगाकर क्या बना दिया, फ्रेंडली। लाइव के साथ आपने एल वाई लगाकर क्या बना दिया, लाइवली। माइजरली बना दिया, फादरली बना लिया। लव के साथ एल वाई लगाकर लवली बना दिया, सिली बना लिया। लोन के साथ एल वाई लगाकर लोनली बना लिया। कॉवर्ड के साथ एल वाई लगाकर कॉवर्डली बना लिया। ऑर्डर के साथ एल वाई लगाकर ऑर्डरली बना लिया। और आपने याद रखना है, ये एल वाई पर खत्म जरूर होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स हम क्या करते हैं, किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। अभी हम बात कर आए हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डायलॉग लिखा हुआ है। डायलॉग हमारे पास क्या है, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमारे पास लाइव नहीं होता, बल्कि एडजेक्टिव हमारे पास बेटे क्या होता है, लाइवली होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा वो क्या चलेगा, डेल्टा। पहले हमारे पास आएगा सिंपल लैंग्वेज एंड हिज लाइवली डायलॉग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। तो पूरी बात याद रखनी है, ये सारे वर्ड्स को याद रखना है। एल वाई जहां पर भी आ जाए तो आपने ये नहीं समझ लेना कि वो एडवर्ब है। एल वाई के साथ आपके पास क्या होता है, वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं। नाउन के साथ एल वाई लगाकर आप एडजेक्टिव बनाते हैं। और ये खास तौर पर पता कैसे होते हैं, आप एफएससी में गालबन क्वेश्चन पढ़कर आते हैं, यानी कि आप सेंटेंस पढ़ते हैं
कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दो सेंटेंस बना देता हूं, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। डिस्कशन थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन जिंदगी भर के लिए ना आपका एडवर्ब एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, आपके पास सेंटेंस है दे वर प्लेइंग क्रिकेट फ्रेंडली। अब ये जो फ्रेंडली का वर्ड है ना, ये सेंटेंस में हमें यहां पर एडवर्ब चाहिए, क्योंकि हम यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब प्लेइंग को मॉडिफाई करने के लिए जब हमें एडवर्ब चाहिए, तो फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस को हम ठीक करने के लिए क्या बोलते थे? इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम बोलते थे दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन अ फ्रेंडली मैनर। हम इस सेंटेंस को इस तरह से ठीक कर सकते हैं, या दूसरी तरह से अगर आप करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि दे वर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच। जब आप अ फ्रेंडली मैच की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब आपने फ्रेंडली को किसके तौर पर यूज किया? एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया, जो ना मैच को क्या कर रहा होगा? मॉडिफाई कर रहा होगा। तो ये याद रखिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जो ly पे खत्म होते हैं, दिखने में एडवर्ब्स लगते हैं, जबकि ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता जाएगा? ज्यादा क्लियर होता जाएगा। और जो डिफरेंशिएशन है ना बिटवीन एडवर्ब और एडजेक्टिव, वो भी आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, आपका एक्सपोजर जो है वो बड़ा होता जाएगा, और आपकी डिफरेंशिएशन भी साथ साथ होती जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन अ डैश फैशन। अब फैशन हमारे पास क्या है? नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव हमारे पास पीसफुली तो हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन क्या होगा? गलत, क्योंकि पीसफुल के साथ जब आप ly लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब बन जाएगा। जबकि हमें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास वर्ड है ऑर्डर। अब यहां पर हमारे पास ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑर्डर नाउन है, और नाउन के साथ ly लगाकर हम उसका क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं। अभी हमने कहा ना, यहां पर आप देख रहे होंगे आपके पास कौन सा वर्ड आ गया? ऑर्डरली वर्ड आ गया। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? आपके पास पहला आएगा पीसफुल, और एंड के बाद आपके पास बेटे क्या आएगा? ऑर्डरली। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा डेल्टा। अल्फा ऑप्शन किस वजह से गलत होगा? ऑर्डर की वजह से गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा पीसफुल एंड ऑर्डरली। ऑर्डरली याद रखिएगा, ly पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, इंतहाई मजे का क्वेश्चन है। द बस अराइव्ड लेट, या लेटर, या लेटली। आप देखिए, एक बात को समझ लें, 4 वर्ड्स को अपने पल्ले बांध लें। इंग्लिश में हम क्या करते हैं? इंग्लिश में हमारे पास होता है एडजेक्टिव, और हम एडजेक्टिव के साथ ly का एडिशन करके बेटे क्या बना लेते हैं? एडवर्ब बना लेते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं? हम स्लो का स्लोली बना लेते हैं, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटली बना लेते हैं, हम ऑनेस्ट का ऑनेस्टली बना लेते हैं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बना लेते हैं। तो हम पीसफुल का पीसफुली बना लेंगे। तो जब भी हम एडजेक्टिव के साथ ly का एडिशन करेंगे, हम क्या बनाएंगे? एडवर्ब बना लेंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होता है, यानी कि अगर आपने उनको सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना है तो सेम वर्ड यूज करेंगे, एडवर्ब के तौर पर यूज करना है तो सेम वर्ड यूज करेंगे। आपको उसके साथ ly का एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहला वर्ड जो आपके पास है, आपको 4 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखने हैं। सबसे पहला वर्ड आपके पास बेटे कौन सा है? फास्ट है। देखें, जब भी आपने फास्ट को एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर यूज करना है ना, तो फास्ट ही यूज करना है, आपने फास्टली का वर्ड यूज नहीं करना। मतलब आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही वाज ड्राइविंग फास्टली, आप क्या बोलेंगे? ही वाज ड्राइविंग फास्ट, क्योंकि ये वो वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या रहता है? सेम रहता है। हम इसको एडवर्ब बनाने के लिए इसके साथ ly का एडिशन नहीं करते। जैसे देखें, आपके पास सेकंड वर्ड है लेट, हार्ड। हार्ड का एडजेक्टिव भी हार्ड होता है और हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड होता है। आप इसके साथ ly का एडिशन नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं ही इज अ हार्ड वर्कर, अब इस सेंटेंस में हार्ड किसके तौर पर यूज हुआ? एडजेक्टिव के तौर पर। और अगर मैं बोलूंगा कि ही इज वर्किंग हार्डली, तो वर्किंग हार्डली का मीनिंग ही कुछ और चला जाएगा। हम हमेशा से क्या सेंटेंस बोलते आ रहे हैं
कि ही इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि हार्ड को एडवर्ब के तौर पर भी हार्ड ही लिखा जाता है। इसी तरह आपके पास बेटे वर्ड है लेट, और लेट का एडवर्ब भी आपके पास क्या होता है बेटे, लेट ही होता है। आपके पास एडजेक्टिव है हाई, और एडजेक्टिव का एडवर्ब भी आपके पास क्या होता है, हाई होता है। आपने इसको एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई का एडिशन नहीं करना। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर याद रखिएगा, मैं इंक का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि बात आपके पल्ले पड़ जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप इनके साथ एलवाई का एडिशन करते हैं, अगर आप फास्टली के साथ एलवाई का एडिशन करेंगे ना, तो एक बात पल्ले बांध लीजिएगा, फास्ट के साथ तो आप एलवाई का एडिशन कर ही नहीं सकते। फास्टली वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, हार्डली जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप हार्डली का वर्ड लिखते हैं ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आप बोलेंगे ना ही इज वर्किंग हार्ड, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो सख्त मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ही इज वर्किंग हार्डली, तो हार्डली का मतलब होगा कि वो काम कर नहीं सकता लेकिन वो काम कर रहा है, मतलब ही कांट डू इट बट ही इज डूइंग, ठीक है। जैसे आप इसके लिए उर्दू में क्या बोलते हैं, बमुश्किल का वर्ड बोलते हैं। इसी तरह जैसे लेट का वर्ड है, देखिए लेट का मतलब होता है वक्त से लेट आना, तखीर से आना, देर से आना। लेकिन अगर आप लेटली का वर्ड लिखेंगे ना, तो लेटली याद रखिएगा, लेटली का मतलब आपके पास बेटे क्या होगा, रिसेंटली के मीनिंग में आएगा। लेटली का मतलब देर से आना नहीं होगा। जैसे फर्ज करें मैं दो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मेरा पहला सेंटेंस है कि ही केम लेट। जब मैं लेट बोलूंगा ना, एज एन एडवर्ब बोलूंगा, तो इसका मतलब है वो देर से आया, वो तखीर से आया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना ही केम लेटली, तो ही केम लेटली का मतलब क्या है कि वो क्या आया है, वो रिसेंटली आया है, वो अभी अभी आया है। इसी तरह जब आप एल वाई लिखेंगे तो इनका एडवर्ब नहीं बनेगा बल्कि इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हाई को अगर आप हाईली बनाते हैं तो हाई का मतलब बुलंदी पर जाना नहीं होगा, हाईली का मतलब क्या होगा, एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली मतलब शिद्दत के साथ, बहुत ज्यादा। जैसे फर्ज करें आप बोलते हैं, आप कहते हैं कि हाईली रेकमेंडेड। अब हाईली रेकमेंडेड का मतलब क्या है कि ये चीज बहुत ज्यादा रेकमेंड की जाती है। इसमें हाई का मतलब बुलंदी पर जाना नहीं है। मतलब हम बोलते हैं कि ही इज क्लाइंबिंग हाई, वो ऊपर जा रहा है जी, ही इज क्लाइंबिंग, वो बुलंदी की तरफ जा रहा है, इज गोइंग हाई। लेकिन अगर आप हाईली का वर्ड यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब एक्सटेंसिवली होगा। मतलब कहने का यह है कि ये वो वर्ड्स हैं कि जब आप इनको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो आप इनमें कोई चेंज नहीं करते, आप इनके साथ एलवाई का एडिशन नहीं करते। अगर आप इनके साथ एलवाई का एडिशन करेंगे तो आप इनका एडवर्ब नहीं बना रहे होंगे, आप इनका मीनिंग चेंज कर रहे होंगे। और एक बात आपने पल्ले बांध लेनी है, मैं आपको लिख के क्रॉस करके बता देता हूं ताकि आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए। फास्टली वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। फास्ट वर्ड होता है, फास्टली वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। हार्डली वर्ड जरूर होता है, लेटली वर्ड जरूर होता है, हाईली वर्ड जरूर होता है, वो यूज करते हैं हम, मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन वर्ड जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फास्टली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सेंटेंस है द बस अराइव्ड डैश सो आई मिस्ड माई फर्स्ट क्लास। मैंने अपना क्या किया, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास मिस कर दी। डेफिनेटली फर्स्ट क्लास क्यों मिस की है, क्योंकि मेरी बस क्या हो गई, लेट हो गई। जब तखीर से आने की बात होगी, देर से आने की बात होगी, तो आप समझते हैं आपने लेटली नहीं लिखना, क्योंकि लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। लेटर नहीं लिखना, ये उसकी कंपैरेटिव फॉर्म है। ये जब आप कंपैरिजन में जाते हैं तब लिखते हैं। लेटेस्ट उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म हमारे पास बेटे क्या होती है, लेट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। तो ये पूरा टॉपिक एक तरह का है, ये पूरा एक रूल है। इन 4 वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ज़हन में बिठा लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि बड़े मजे मजे के रूल्स आज आपको मैं सिखाने वाला हूं, बड़ी मजे मजे की बातें बताने वाला हूं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आई एम डैश वार्म। ये शायद रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 3 वर्ड्स आपने ज़हन में रखने हैं। उनमें पहला वर्ड आपके पास क्या है, देखें पहला वर्ड है बेटे आपके पास टू मैनी। पहला वर्ड आपके पास क्या है, सॉरी मैं टू मच लिख के चले, पहला वर्ड है टू मच। दूसरा वर्ड है आपके पास टू मैनी, ठीक है। और तीसरा वर्ड है बेटे आपके पास मच टू।
ठीक है। तीसरा वर्ड आपके पास क्या है, मच टू। जब आप टू मच लिखेंगे ना तो आपने याद रखना है, आपने टू मच के साथ क्या लिखना है, नाउन लिखना है। और ये नाउन आपके पास लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और अगर आपने टू मैनी लिखना है तो इसके साथ आपने नाउन लिखना है, और वो नाउन कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो बेटे एडजेक्टिव के लिए आपने टू मच नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, मच टू लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि आप इसके बाद, इन तीनों वर्ड्स के बाद कौन सा वर्ड लिखने वाले हैं। अगर नाउन लिखने वाले हैं और वो नाउन अनकाउंटेबल है तो आपने क्या लिखना है, टू मच। अगर आप नाउन लिखने वाले हैं और वो नाउन काउंटेबल है तो आपने क्या लिखना है, टू मैनी। और अगर आप एडजेक्टिव लिखने वाले हैं तो बेटे आपने क्या लिखना है, मच टू लिखना है। यहां पर आपके पास अगर आप वर्ड को देखेंगे तो वर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ है, वार्म। अब वार्म आपके पास क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम मैनी टू नहीं लिखते, मैनी टू तो वर्ड ही नहीं होता है। टू मैनी हम तब लिखेंगे जब काउंटेबल नाउन होगा, टू मच हम तब लिखेंगे जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा मच टू। ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीन वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए टू मच आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए टू मैनी आएगा, और एडजेक्टिव के लिए बेटे क्या आएगा, मच टू आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन पर आपके पास चलेगा अल्फा। उसके बाद आगे चलेंगे जी, हिज वॉइस। बड़ा ही मजे का रूल है, आप पढ़कर आते हैं। ये जितने वर्ब्स लिखे हुए हैं इनको हम बेटे बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेस। हमारी सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। साउंड होता है, टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, सीम है और फील है। अब देखें, अब भी मैंने आपको खुद ही अभी रूल बताया कि हम एडवर्ब को यूज करते हैं क्या, किसको मॉडिफाई करने के लिए, नंबर वन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, नंबर टू एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, और नंबर थ्री किसको मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। ऐसे बोला ना मैंने अभी। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लिखना होता है, एडवर्ब लिखना होता है। अब ये सारे वर्ब्स हैं, इनको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब लिखना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं इनको मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब नहीं लिखते, बल्कि इनको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं। आप कभी भी नहीं लिखेंगे, देखें आप कभी भी नहीं लिखेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, हम कहते हैं कि ही सीम्स ऑनेस्टली, हम क्या बोलेंगे, ही सीम्स ऑनेस्ट। ही सीम्स ऑनेस्ट लिखने का मतलब क्या होगा कि वो ईमानदार लगता है, वो ईमानदार दिखाई देता है। अब जैसे यहां पर देखिएगा, हिज वॉइस साउंड या साउंडेड। अब पहली बात है, हमारा सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो साउंड तो हम लिख ही नहीं सकते। अगर हम प्रेजेंट में लिखना चाहते तो यहां पर साउंड होना चाहिए था, हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना चाहिए था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक हमारा अल्फा बीटा साउंड गलत है। अब साउंडेड पास्ट में लिखा हुआ है, और साउंडेड आप देख रहे हैं, साउंड हमारे पास कौन सा वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंस है। अब वर्ब ऑफ सेंस को आपने किसके साथ मॉडिफाई करना होता है बेटे, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करना होता है, एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करना होता। तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि हिज वॉइस साउंडेड ऑडली, हम क्या लिखेंगे कि हिज वॉइस साउंड ऑड। हम इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लिखना है, एडवर्ब नहीं लिखना। जैसे देखें, मैं कहता हूं कि जी द सॉन्ग साउंडेड या द सॉन्ग साउंड्स, अगर इसको मैं प्रेजेंट में लिखूं, मैं बोलता हूं द सॉन्ग साउंड्स ब्यूटीफुली। अब मैं जैसे इसके साथ ब्यूटीफुली लिखूंगा ना तो ये बात हमारे पास क्या होगी, गलत हो जाएगी। मुझे साउंड्स को मॉडिफाई करने के लिए ब्यूटीफुली नहीं लिखना, बल्कि मुझे क्या लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि द डिश टेस्ट्स, मैं क्या बोलूंगा, द डिश टेस्ट। और अगर मैं बोलता हूं स्वीटली तो मैं स्वीटली नहीं बोलूंगा बेटे, मैं क्या बोलूंगा, स्वीट बोलूंगा। मुझे टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। वैसे तो हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, डेफिनेटली एडवर्ब यूज करते हैं, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव
यूज नहीं, हम एडवर्ब यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली चलेगा। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये ऐसा होगा कि ये जो डिस्कशन है ना आपके पास आज वाली, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत भी हुए होंगे, और अगर आपके गलत नहीं भी हुए हैं ना, तो फिर भी डिस्कशन सुनकर आपको सीखने के लिए बड़ा बड़ा कुछ मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, और आपको एक्सप्लेनेशन, शायद हो सकता है किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको पहली दफा में समझ ना आए, आपको एक्सप्लेनेशन 2 दफा सुननी पड़े उस क्वेश्चन की, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर मैं पूरी इंग्लिश की बात करूं ना, तो पूरी इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो टेक्निकल यूजेज है और सबसे ज्यादा टेक्निकल जो रूल्स हैं वो किसके हैं, वो एडवर्ब्स के हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर एक दफा में बात समझ में नहीं आई है बेटे, तो दोबारा से डिस्कशन को, उस क्वेश्चन को देख लेना है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, तो मैं हाजिर हूं अपने बेटों और बेटियों के लिए, आप मुझे मैसेज करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं रहने वाला। उसके बाद आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे याद रखिएगा, आपके पास है 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपके पास सम टाइम्स, इसको इकट्ठा लिखेंगे और एस के साथ लिखेंगे, ठीक है, इकट्ठा लिखना है, एस के साथ लिखना है। दूसरा वर्ड है आपके पास सम टाइम, इकट्ठा लिखेंगे और एस के बगैर लिखेंगे। और तीसरा वर्ड है बेटे आपके पास सम टाइम, इसको एस के बगैर लिखना है और इकट्ठा नहीं लिखना है, इसको स्पेस के साथ लिखना है, ठीक है। जैसे अगर फर्ज करें आप अल्फा ऑप्शन देख रहे हैं, सम टाइम्स लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन देख रहे हैं, सम टाइम लिखा हुआ है, चार्ली सम टाइम लिखा हुआ है, जबकि सम टाइम्स जो स्पेस और एस के साथ लिखा हुआ है ना, ये वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 3 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप देखें, सम टाइम्स का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, ऑफन होता है, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं, आप उर्दू में बोलते हैं अक्सर औकात, बाज औकात, यूजुअली की सेंस में यूज होता है, ऑफन की सेंस में यूज होता है, अक्सर की सेंस में यूज होता है। और जो सम टाइम का वर्ड होता है ना, सम टाइम का वर्ड हम यूज करते हैं इंडेफिनेट फ्यूचर के लिए। सम टाइम का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, इंडेफिनेट फ्यूचर। बड़ा खूबसूरत टर्म है, इस बात को समझ लीजिएगा। इंडेफिनेट फ्यूचर के लिए सम टाइम कैसे यूज होता है, जैसे आप अपने दोस्तों से आपकी बात हुई और आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार किसी दिन ना क्रिकेट का मैच खेलते हैं, यार किसी दिन ना बारबेक्यू करते हैं, किसी दिन घूमने चलते हैं, किसी दिन चाय पीते हैं। तो ये जो किसी दिन होता है ना, या किसी टाइम होता है, या किसी वक्त होता है, या जैसे अमूमन होता है कि आपके घर मेहमान आते हैं, आपका कबाड़ा करते हैं, चले जाते हैं, और फिर जाते जाते ना आपको क्या कह के जाते हैं, आपको आप कह लें कि खाना पूरी करने के लिए, रस्मों रिवाज रखने के लिए झूठा सच्चा कह के जाते हैं, कभी आप भी हमारे घर आइएगा, कभी आप भी आए हमारे घर, कभी आप भी चक्कर लगाइएगा। तो वो वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ये जो मेहमान होता है अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए। अपना रिस्क लेकर आते हैं और हमारा खा के जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है हमारे पास, याद रखिएगा, ये जो सम टाइम का वर्ड है ना, सम टाइम का वर्ड हम इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं किसी टाइम ऐसा होगा, किसी वक्त ऐसा करेंगे, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बेटे कौन सा वर्ड यूज होता है, सम टाइम, और ये इकट्ठा होता है। फिर हमारे पास होता है सम टाइम, ये अलग होता है, स्पेस के साथ होता है, और विदाउट एस होता है। और ये याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन या पीरियड के लिए यूज होता है। जब आप बोलेंगे ना थोड़ी देर, जब आप बोलेंगे ना थोड़ी देर, थोड़े वक्फे के लिए, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना बेटे, आप क्या यूज करेंगे, सम टाइम। सम टाइम का मतलब आपके पास होगा थोड़ी देर, थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्फा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि बच्चे थोड़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम टाइम। मैं थोड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सम टाइम, मैं थोड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, सम टाइम्स है, सम टाइम है, और सम टाइम विद स्पेस है। तो आपके पास यहां पर आप जरा सेंटेंस को देखिएगा, नैन्सी हु हैड बीन थॉटफुल फॉर डैश सडनली स्पोक। अब कहता है जो नैन्सी जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या करती रही है, थोड़ी देर सोच में चली गई, थोड़ी देर सोच में पड़ी रही, थोड़ी देर सोचती रही। सडनली स्पोक, फिर अचानक बोली। इसका मतलब वो थोड़ी देर क्या रही, सोच में रही, थोड़ी देर वो
क्या किया उसने, सोचा बात करने से पहले। तो एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर वक्फे की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो सम टाइम यूज होगा। किसके लिए, कौन से वाला सम टाइम यूज होगा, जो स्पेस के साथ है और एस के बगैर है। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली, जिसका के मतलब क्या है, थोड़ी देर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है जी, कि ही इज डैश एग्जॉस्टेड टू स्पीक। अब देखें यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, मैं इन दोनों के लिए इकट्ठा बता रहा हूं आपको। आपके पास है 4 वर्ड्स। पहला वर्ड आपके पास इंटेंसिफायर है वेरी, और दूसरा वर्ड है आपके पास मच। वेरी और मच दोनों इंटेंसिफायर है, ये मैं आपको बता कर आया हूं। हमने जब चैप्टर कह रहा हूं, जब हमने मॉक टेस्ट 13 किया था, एडजेक्टिव के क्वेश्चन किए थे, तो हमने बकायदा उसमें वेरी और मच का रूल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हम पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेरी, जबकि हम कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, मच। वेरी बिग होगा लेकिन मच बिगर होगा। हम आईएनजी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेरी, और हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, मच। ऐसे होता है ना हमारे पास, हम वेरी इंटरेस्टिंग लिखेंगे और मच इंटरेस्टेड लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ जो है हमारे पास जो कुछ फॉर्म्स इस तरह की हैं जिनके साथ हम, जो थर्ड फॉर्म तो है लेकिन हम उनके साथ बेटे क्या लिखते हैं, हम वेरी लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टाइड है, प्लीज्ड है, फ्राइटेंड है, और जितने हमारे पास ए प्लस वाले होते हैं, ए प्लस वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमारे पास अस्लीप का वर्ड है, जैसे हमारे पास अलाइव का वर्ड है, इन सब के साथ, जैसे हमारे पास अवेक का वर्ड है, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन सब के साथ हम मच यूज करेंगे। ये बातें हम वेरी और मच के रूल में पढ़कर आते हैं। अब याद रखिएगा हमारे पास 2 इंटेंसिफायर हैं, एक है सो और एक है TOO2। अब सो और TOO2 याद रखिएगा। अगर तो एडजेक्टिव पे बात खत्म हो जाए, जैसे यहां पर फर्ज करें मैं एग्जॉस्टेड पे अगर बात को खत्म कर देता हूं, मैं आगे बात नहीं लेकर के जाता, तो मैं देखूंगा यार एग्जॉस्टेड क्या है, एग्जॉस्टेड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, तो मैं एग्जॉस्टेड को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करूंगा, मच यूज करूंगा। अगर ये एग्जॉस्टिंग होता तो फिर मैं उसके लिए क्या यूज करता, वेरी यूज करता। लेकिन ये तब होगा जब यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे अगर सेंटेंस खत्म नहीं होता और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाता है, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव आ जाता है, तो फिर आपने याद रखना, आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना है, TOO2 लिखना है। और ये सेंटेंस आप पढ़कर आते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो आप सेंटेंस क्या बनाते हैं, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। क्वेश्चन इतने मुश्किल है कि सोल्व नहीं किए जा सकते, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, और अगर सो के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद डेट आ जाता है, तो फिर आपने याद रखना है, फिर डेट की वजह से आपने एडजेक्टिव से पहले बेटे क्या लिखना है, सो लिखना है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की वजह से आपने क्या लिखना है, टू लिखना है, और सो और डेट की वजह से बेटे आपने क्या लिखना है, सो लिखना है। अगर बात एडजेक्टिव पे खत्म हो जाती है तो फिर आपने कौन से रूल अप्लाई करने हैं, फिर आपने वेरी और मच का रूल अप्लाई करना है। जैसे देखें, अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां से कहता हूं कि सेंटेंस खत्म हो गया एग्जॉस्टेड पे, तो फिर मैं ना तो सो लिखूंगा या टू लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, या वेरी लिखूंगा या मच लिखूंगा। एग्जॉस्टेड है तो मच लिखूंगा, एग्जॉस्टिंग होता तो वेरी लिखता। लेकिन आगे चूंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव लिखा हुआ है, तो फिर मैं यहां पर बेटे क्या लिखूंगा, TOO2 लिखूंगा। मेरा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, ही इज टू एग्जॉस्टेड टू स्पीक, वो इतना थका हुआ है कि बोल नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसी तरह यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द पेयर ऑफ जीन्स इज डैश टाइट। अब यहां पर भी वही बात है, फर्ज करें अगर मैं बोलूं कि टाइट पर सेंटेंस खत्म हो गया, और टाइट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की सिंपल डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो अगर मुझे टाइट पे सेंटेंस को खत्म करना और टाइट से पहले मॉडिफायर लिखना है ना, तो फिर मुझे इसके साथ बेटे क्या लिखना होगा, वेरी लिखना होगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, द पेयर ऑफ जीन्स इज वेरी टाइट। लेकिन सेंटेंस चूंकि आगे चलता और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे डेट लिखा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया, डेट लिखा हुआ होगा, तो फिर बेटे आपने क्या लिखना है, सो लिखना है।
है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वेरी नहीं होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो हम TOO नहीं लिखेंगे, हम रादर नहीं लिखेंगे, क्वाइट नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा? सो। अच्छा, अब रादर भी मैं आपको बता दूं, बड़ा बड़ा मजे का रूल है रादर का, और इसके साथ एक और वर्ड है हमारे पास फेयरली। रादर और फेयरली, मैंने आपको कहा ना कि आज का लेक्चर आपका बड़ा मजे का होने वाला है, और बिलीव मी जब आप अपनी डिस्कशन को देखेंगे ना, अपने सारे रूल्स देखेंगे, तो आपको चस आ जाएगी एक तरह की कि यार कमाल हो गया, आज भी इतने रूल्स, इतनी बातें हमने सीखी हैं, इतना इंफॉर्मेटिव था। अब देखिए, रादर और फेयरली भी दोनों ही इंटेंसिफायर होते हैं, ये भी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप कोई नेगेटिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं ना, तो नेगेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं आप रादर के साथ, और अगर आप कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? फेयरली। जैसे अभी अगर आप किसी को कहना चाहें ना कि वो ईमानदार है, तो आप सिंपल है, आप बोलेंगे ही इज वेरी ऑनेस्ट। आप वेरी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रादर और फेयरली में से यूज करना चाहेंगे ना, तो अब आप देखेंगे कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? फेयरली। लेकिन अगर आप किसी को बोलना होगा ना यार वो बड़ा करप्ट है, ठीक है, तो आप वेरी के साथ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर रादर फेयरली में से बोलना होगा तो करप्ट नेगेटिव एडजेक्टिव है, नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रादर करप्ट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा यहां पर सो। लेकिन साथ में आपने रादर और फेयरली का रूल भी याद रखना है, साथ में आपने वेरी और मच का वर्ड रूल भी याद रखना है। ये वेरी मच, सो, टू, फेयरली, रादर, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? इंटेंसिफायर्स होते हैं, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एक ही वर्ड लिखूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये पहले से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बड़ा मजे का होता है, टीचर्स को पढ़ाने में बड़ा आसान होता है, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो इसलिए तकरीबन हर टीचर इसको पढ़ाता है। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारे पास क्या होता है बेटे? याद रखिएगा, रिडंडेंसी हम बोलते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन, किस चीज की रेपिटेशन? रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया। एक ही आइडिया जब आप रिपीट कर रहे होते हैं ना, एक ही बात को आप दो तरह से कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे देखें, हमारे पास यहां पर जो वर्ड है ना वो है इनोवेशन। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि वी शुड कम अप विद एन डैश। अब ए और एन आ गया ना, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ए और एन आ गया तो इसका मतलब आपने इसके बाद क्या लिखना होता है? नाउन लिखना होता है। नाउन लिखना होता है तो आप इनोवेशनल नहीं लिखेंगे, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। आपको क्या लिखना होगा? इनोवेशन, पहली बात। अब इनोवेशन के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है ना, न्यू, ये बड़ा अजीबोगरीब सा वर्ड लिखा हुआ। देखिए, इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है? नई चीज। आप इनोवेशन बोलते ही किसको है? किसी भी फील्ड में नई चीज मुतारफ करवाना, नई चीज लिखना, नया इन्वेंशन करना, आप उसको क्या बोलेंगे? इनोवेशन। तो जब आप इनोवेशन बोल रहे होते हैं ना, तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये नया है। इनोवेशन का अपना मतलब ही होता है ये नया है। तो जब इनोवेशन का अपना मतलब नया है, तो आपको इसके साथ न्यू लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। मतलब न्यू का मतलब भी नया है और इनोवेशन का मतलब भी नया है, तो आपने सेम आइडिया रिपीट कर दिया, इसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे देखें, आपके पास रिडंडेंसी 2-3 तरह की होती है। जैसे पहला क्या होता है कि आप सेम आइडिया रिपीट कर देते हैं इकट्ठा। जैसे देखें, रिपीट का इटसेल्फ मतलब क्या होता है? दोबारा। इसके साथ आपको अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न का अपना मतलब क्या होता है? वापिस आना। इसके साथ आपको बैक लिखने की जरूरत नहीं है। आप किसी को ये नहीं बोलेंगे रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, उसके साथ आपको बैक लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने बैक लिखना है ना, तो फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप इसको कम बैक लिखेंगे, ठीक है। जैसे फर्ज करिए, अगर मैं किसी बच्चे से बोलता हूं, मैं बोलता हूं री रीड इट अगेन। अब री रीड इट अगेन में क्या गलती है कि जब मैंने री रीड लिख दिया ना, तो री रीड का मतलब ही क्या है कि दोबारा पढ़ो। इसके साथ मुझे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एडवांस का अपना मतलब ही क्या होता है कि आगे का सोचना, आगे की प्लानिंग करना। तो एडवांस प्लानिंग होती आगे की है,
पास्ट की प्लानिंग तो आप कर ही नहीं सकते, प्रेजेंट की प्लानिंग तो आप कर ही नहीं सकते। प्लानिंग का मतलब ही एडवांस प्लानिंग होता है। आप या तो प्लानिंग का वर्ड यूज करेंगे या एडवांस थिंकिंग का वर्ड यूज करेंगे। एडवांस प्लानिंग को आपने इकट्ठा नहीं लिखना है। इसी तरह आप देखिए, एंड का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस। एंड का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट तो लिखना ही गलत होता है। हम बोलते जरूर हैं, हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में गालबन इसको लाजमी बोलते होंगे, बायो में बोलते होंगे, जिंदगी में बोलते होंगे, लेकिन अब एंड का मतलब भी आखिरी है, रिजल्ट का मतलब भी आखिरी है, फाइनल का मतलब भी आखिरी है, आउटकम का मतलब भी आखिरी है। पास्ट हिस्ट्री, आप देखिए ना, फ्यूचर की तो कोई हिस्ट्री नहीं होती ना, प्रेजेंट की तो कोई हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री हमेशा होती है पास्ट की है, तो आपको हिस्ट्री के साथ पास्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इनोवेशन के साथ न्यू लिखने की जरूरत नहीं है। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आप किसी को बता के सरप्राइज तो नहीं देते ना, अगर आप बता देंगे तो वो सरप्राइज नहीं रहता। तो आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कहना ही नहीं है। जब आपने ईच बोल दिया या एवरी बोल दिया, तो इसका मतलब आप इंडिविजुअल की बात करें, दोनों को इकट्ठा लिखने की जरूरत नहीं। वैसे हम बोल देते हैं, जैसे हम दो बड़े ही ऐसे एक्सप्रेशन बोल देते हैं डेली लाइफ में, या लिख भी देते हैं इवन, ईच एंड एवरी, और हम बोल देते हैं अनटिल और अनलेस। हम बोलते हैं अनटिल अनलेस ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, जबकि ईच एंड एवरी ऐसा करना चाहिए। तो ईच एंड एवरी बोलना भी गलत है, अनटिल अनलेस इकट्ठा बोलना भी गलत है। अब होल का मतलब क्या होता है? सब। और इंटायर का मतलब भी क्या होता है? सब। तो या तो आप होल अलहदा बोलेंगे या इंटायर आपको अलहदा बोलेंगे, मतलब इन वर्ड्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, रिडंडेंसी में चला जाएगा, रिडंडेंट होंगे। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं, मतलब अब ये रेपिटेशन नहीं होता लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड होता है। जैसे देखें, गिफ्ट हमेशा बोलते किसको है? जो फ्री होता है, तो गिफ्ट के साथ आपको फ्री बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अक्सर वो बोल देते हैं ना, कंपनी की एड्स में बोल देते हैं आपको फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। भाई गिफ्ट का मतलब ही फ्री होता है, पैसों वाला गिफ्ट कोई भी नहीं होता। इसी तरह प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही नियरनेस होता है, क्लोज होता है। इसी तरह फंडामेंटल बोलते किसको है? बेसिक्स को बोलते हैं। प्लान्स होते किस टाइम के लिए? फ्यूचर के लिए। कोलैबोरेशन होती क्या है? ज्वाइंट होती है। पब्लिक होती क्या है? जर्नल। आपको पब्लिक जर्नल, जर्नल पब्लिक बोलने की जरूरत ही नहीं है। पेयर ऑफ ट्विन्स, आप देखिए ना, पेयर भी दो को बोलते हैं, ट्विन्स भी दो को बोलते हैं। तो आप पेयर ऑफ ट्विन्स बोलेंगे नहीं, या तो आप पेयर बोलेंगे या आप ट्विन्स बोलेंगे। इसी तरह इमरजेंसी जो होती है ना, वो सडन इमरजेंसी होती है, सडन इमरजेंसी ही होती है। आप कभी भी किसी सूरत में आप क्या बोलेंगे? इमरजेंसी। प्लान्ड, प्री प्लान्ड इमरजेंसी तो नहीं होती ना। इमरजेंसी कहते किसको है? जो सडन होती है। मुझे हंसी आ गई इस बात पे, सडन इमरजेंसी पे। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ कि हमारा एक दोस्त है, तो उसकी ना सिस्टर को, या उसकी कज़न थी, उसको क्या हुआ, डिवोर्स हुई। तो वो मुफ्ती साहब से हम मशवरा करने गए, तो वो मुझे बड़ा समझदार बंदा बनाकर अपने साथ ले गया। बेवकूफ़ आदमी था, तो मुझे समझदार बंदा बना के ना साथ ले गया कि यार वो मुफ्ती साहब से ना बात करनी है, तो हमने ना फतवा लेना है कि तलाक हुई है या नहीं हुई। तो हम चले गए, हमारे मोहल्ले के, हमारे एरिया के बड़े अच्छे मुफ्ती साहब हैं, बड़े उस्ताद कराम हैं, बहुत सारे बच्चों ने उनसे, हमारी एज के बहुत सारे बच्चों ने उनसे कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, तो बड़े बहुत बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह। तो हम उनके पास गए, तो हमने उन्हें कहा कि सर, मैंने कहा कारी साहब, वो ना अभी क्या होता है ना, जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो वो झलक नजर आ रही होती है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। जैसे फर्ज करें, मैंने उनके साथ बात इस तरह की क्योंकि हम मियाँ बीवी की ना सुलह करवाना चाह रहे थे, हम उनसे ये फतवा लेना चाह रहे थे कि इनकी तलाक नहीं हुई है, मतलब हमारा अपना ये था कि यार इनकी सुलह हो जाए, इनकी तलाक ना हो। ठीक है, अगर फर्ज करें हम चाह रहे होते ना कि तलाक हो, तो मैंने जाकर बात करने का रवैया कुछ और होता। तो हमारे ज़हन में चूंकि ये था कि हमने डिवोर्स नहीं करवानी है, तो मैंने उनसे ना बड़े ढके छुपे अल्फाज में मैंने कहा कारी साहब, उस्ताद जी, वो ना बच्चा जो है ना, वो क्या उसने किया है कि उसने ना गुस्से में ना अपनी बेगम को तलाक दे दी है। तो सारी ये तलाक हो गई है या नहीं हुई? तो वो आगे से मुझे कहते, मुझे एक बात बता मेरा पुत्र, तलाक गुस्से में ही होती है, खुशी खुशी में कौन सी तलाक होती है? मतलब क्या ये तलाक होती है कि बंदा अपनी बेगम से कहेगा हाँ हाँ मैंने मैंने तलाक दी? तो कहता बेटा ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, तलाक होती गुस्से में है, खुशी वाली तलाक अभी तक दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो मुझे बात याद आ गई, सडन इमरजेंसी, कि जिस तरह तलाक होती गुस्से में है, इसी तरह इमरजेंसी होती सडन है। आप हमें ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह गिफ्ट होता ही फ्री है, इसी तरह प्रॉक्सिमिटी होती क्लोज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं। तो मुझे अभी मुझे ज़्यादा सी इस बात की आ रही है क्योंकि मेरे अपने ऊपर बीता ये वाकया, और मतलब मैं बड़ा वहां पर एम्बैरस हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई कि बात उनकी ठीक है, मुझे बात करने से पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल ब्रेक थ्रू जो होता है ना, वो हमेशा मेजर ही होता है, माइनर ब्रेक थ्रू तो होता ही नहीं है ना। आप ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे मुझे छोटी कामयाबी ना, आप
मेजर ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू हम बोलते हैं किसको है, किसी बड़ी कामयाबी को ब्रेक थ्रू बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठा लिखते हैं। जैसे देखिए ट्रू फैक्ट, फैक्ट हमेशा ट्रू ही होता है, उसको फैक्ट बोलते किसको है, जो सच होता है। मिस्ट्री बोलते किसको है, जिसको सॉल्व नहीं किया गया होता। इंपोर्ट बोलते किसको है, जो बाहर के मुल्क से मंगवाया होता है। ओपिनियन होती क्या है, पर्सनल होती है। एक्सपीरियंस होता क्या है, एक्चुअल होता है। बिगिनिंग न्यू ही होता है, जैसे एंड रिजल्ट होता है, इसी तरह न्यू बिगिनिंग कहना ही गलत होता है। बिगिनिंग का मतलब बिगिनिंग होता है, न्यू बिगिनिंग कोई वर्ड बनता ही नहीं है। फिर हमारे पास क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखिए समराइज ब्रीफली। अब समराइज का अपना मतलब क्या होता है कि किसी चीज को की समरी लिखना, शॉर्ट करके लिखना सॉरी, उसके लिए आपको साथ ब्रीफली लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास विस्पर क्वाइटली, विस्पर का मतलब ही सरगोशी करना होता है, इसके साथ क्वाइटली लिखने की जरूरत नहीं है। शाउट का मतलब ही ऊंची आवाज में चीखना होता है, लाउडली लिखने की जरूरत नहीं है। रिपीट वंस मोर, आपको रिपीट के साथ वंस मोर लिखने की जरूरत नहीं है। कंबाइन के साथ टुगेदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज्वाइंट के साथ आपको कोलैबोरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो है ना, इनको एक दफा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको टेस्ट के दौरान ही आपका एक तरह का क्या किया है कि आपको पूरे का पूरा एक टॉपिक पढ़ा दिया। उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया। तो यहां पर जब हम इनोवेशन लिख रहे हैं तो हमें उसके साथ न्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट इनोवेशन का वर्ड लिखना है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, और यहां पर जैसे हाँ मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है बेटे। जरूरी बात यह है कि देखिए आज आपका 16th लेक्चर है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े ही सच्चे दिल के साथ आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, टेस्ट बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और मैंने 1 रुपए की फीस की भी आपसे डिमांड नहीं की है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी भी आप लोगों से फीस की डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन देखिए आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि मैं आपसे अपनी टीचिंग के लिए कोई पैसे भी किसी सूरत भी डिमांड नहीं करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, हो कुछ यूं रहा है कि अभी 2nd मंथ है जब मैंने बाकायदा तौर पर वीडियोस डालना शुरू किया। आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो 2-3, मैं बना तो काफ़ी अरसे से हुआ है, कभी कभार वीडियो डाल देता हूं, लेकिन अभी 2-3 महीनों से मैं इसको पे क्या कर रहा हूं, मैं बाकायदा तौर पे वर्क कर रहा हूं। बाकायदा तौर पे वर्क इसलिए कर रहा हूं कि आप बच्चों के मैसेजेस बड़े बड़े अच्छे आते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बच्चों के फीडबैक आते हैं, सर आप मेहनत कर रहे हैं, सर आप कोशिश कर रहे हैं, सर बड़ा फायदा हो रहा है, सर बड़ा अच्छा लग रहा है, सर ये वो, मतलब ऐसे बच्चे मैसेजेस करते हैं। तो मैं इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहता, लेकिन इस सिलसिले को चलाने के लिए ना कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि मुझे अपनी जेब से बियर करने पड़ते हैं। अब देखिए, मैं अपनी टीचिंग के पैसे तो आपसे नहीं मांग रहा, और ना भी कभी मांगूंगा, क्योंकि ये मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मेरी आइडियोलॉजी ये है, नंबर 1 के मैं अगर किसी के लिए आसानी पैदा कर रहा हूं ना, तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला करता भी, और मैं आपको अक्सर बताता भी रहता हूं कि आप लोगों को पढ़ाने की वजह से ना आज मेरा ये काम हो गया। आप लोगों को पढ़ाने की वजह से आज मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियां पैदा किया, तो मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। आपके दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है। लेकिन अभी देखिए 2-3 लोग मेरे साथ इंगेज्ड है। मेरा जो क्या उसको बोलते हैं, ये जो कंपोजर है, जो टेस्ट कंपोज करके देता है और ये स्लाइड्स वगैरह बना के देता है, और फिर एक बच्चा है जो ये डिज़ाइनिंग वगैरह करता है, जो अपलोडिंग वगैरह करता है। क्योंकि अगर मैं सारा कुछ अपने जिम्मे लेता हूं ना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे एक वीडियो की डिस्कशन लाने में और इस टेस्ट को बनाने में। तो मैं क्या करता हूं, मैं रफ फॉर्म में टेस्ट बच्चे को देता हूं, वो कंपोज करके मुझे देता है, मैं उसको वेरीफाई करके वापस भेजता हूं, वो मुझे अच्छे से PDF बना के, स्लाइड बना के दे देता है। मैं उसकी डिस्कशन करता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूं दूसरे बच्चे को, वो उसकी एडिटिंग करता है, उसमें काट छांट करता है, काट छांट करने के बाद उसने अपलोड करना होता है, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे भेजना होता है, उसके बाद उसने यूट्यूब के वो जो अपलोडिंग है वो करनी होती है, तो वो सारा मामला देखता है। अब देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी फीस की डिमांड नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन देखें बड़ी ईमानदारी के साथ, जैसे मैं अपनी ईमानदारी दिखा रहा हूं, सच्चाई दिखा रहा हूं, और आप बेटे और बेटियों के साथ बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं, इसी तरह आप लोगों ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ, आप में से वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, हम इस चीज को एक कॉज की सूरत में लेकर के चल सकते हैं। देखिए कॉज की सूरत में कैसे लेकर के चल सकते हैं,
अब बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर आप फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपने किसी दोस्त से करवा दें, आप मैथ के लेक्चर करवा दें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लेक्चर बिलीव मी बाय गॉड मैं आपके करवाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी उसमें यह है कि मैं जिस टीचर से भी कहता हूं ना, जिस दोस्त से भी कहता हूं, तो हर एक की अपनी जरूरियात होती हैं, हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, अपनी अप्रोच होती है, अपनी सोच होती है। अब मैं तो बगैर पैसों के कर रहा हूं, लेकिन कोई और दूसरा बंदा मेरे साथ बगैर पैसों के लिए आने को तैयार नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह खैर करेगा, शायद इस वीडियो की तवज्जो से बहुत सारे टीचर्स आ भी जाएं। मैं तो दुआ करूंगा कि मुझे इस तरह के दोस्त मिलें, इस तरह के भाई मिलें जो इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ बगैर पैसों के काम करने के लिए तैयार हो, और हम बहुत सारे बच्चों का क्या करें, फायदा करें। ठीक है, मैं इसको एक कॉज की सूरत में लेकर के चलना चाहता हूं, और इस कॉज में मैं क्या करना चाहता हूं कि आप सारी कंप्लीट प्रेपरेशन आप बच्चों को देना चाहता हूं। जितने भी टेस्ट हो रहे होते हैं, मतलब ई कैट हो रहा है, एम कैट हो रहा है, इसी तरह आपके HEC के टेस्ट हो रहे हैं, और खास तौर पर जो हमारे KPK के स्टूडेंट्स हैं, जो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास गिलगित बिल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, इनमें 2 3 4 तरह के स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो बेटियां हैं जिनको मतलब एक्सेस नहीं है फिजिकल इदारों के लिए, फिर वो बेटियां और बेटे हैं जिनके पास फाइनेंस नहीं है कि वो इदारों में जाके पढ़ सकें, फिर वो हमारे पास वो बेटियां और बेटे जिनको परमिशन नहीं मिलती है, फिर हमारे पास वो बेटियां और बेटे हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन उनको रिहाइश की मतलब इजाजत नहीं मिलती और वो अपने घर से दूर नहीं जा सकते। मतलब बड़े तरह के वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बिलीव मी, अगर आप वो कहते हैं ना, अगर आप बच्चों के मसाइल सुने, मैं कभी आपको अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेज पढ़ा दूं, सुना दूं, यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दूं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार वो क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट किए हुए है, वो क्या चीज़ है जो मुझे इंस्पायर कर रही है कि मैं ये काम करता रहूं। देखिए, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बिल्कुल कोई फीस डिसाइड नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा कि मुझे 10,000 चाहिए, आप 5,000 दें, आप 3,000 दें, आप 2,000 दें, आप 7,000 दें, 8,000 दें, 1,000 दें। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, जिस तरह मैं अपनी ईमानदारी दिखा रहा हूं, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी बड़ी ईमानदारी की तरह, बड़ी ईमानदारी के साथ इसको कॉज बना लेते हैं। हम कैसे बना लेते हैं कि इंशाल्लाह ताला। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो पैसे आपकी तरफ से आएंगे ना, जो फीस आप बच्चों की तरफ से आएगी फॉर लाइफ टाइम, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं कि कभी भी मेरी अपनी जात पर खर्च नहीं होगी। मुझे अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है, मैं बहुत राजी हूं अल्लाह ताला की जात पर, जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास अगर पैसे इकट्ठे होते हैं, अच्छी फीस इकट्ठी होती है, अच्छा फंड इकट्ठा होता है, मैं इसको बोलूंगा अच्छा डोनेशन इकट्ठा होता है, तो बिलीव मी आप चेंज देखेंगे। हम दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे, दूसरे टीचर्स को लेकर आएंगे, अपने शेड्यूल को चेंज करेंगे। ठीक है, मैं बहुत अरसा से मेरी एक ख्वाहिश है कि यार मेरे पास स्क्रीन हो, मैं स्क्रीन पर खड़ा होकर पढ़ाऊं जैसे इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के टीचर्स बड़े टैलेंटेड हैं, बट हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है जो हमें गवर्नमेंट्स को हमें करनी चाहिए, या मुख्तलिफ इदारों को करनी चाहिए, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कंपनी को स्पॉन्सर करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे कंपनीज बड़ा स्पॉन्सर करती हैं, यहाँ पर हमें तो स्पॉन्सर भी कोई भी नहीं मिलते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाए नहीं मिलते। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, आप शुरू करते हैं, आगे के चलते रहते हैं। तो बात करने का मकसद ही है बेटे, बड़ी मैं शॉर्ट में इस बात को खत्म कर रहा हूं, हमारी डिस्कशन जा रही है, बड़ी मजे की डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने अपनी पटारी खोली दरमियान में। बात सिर्फ बेटे इतनी है, सिर्फ इतनी बात आपसे करूंगा कि जितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कोई नहीं लगा रहा और मैं फीस आपसे ले ही नहीं रहा। आप समझ लें कि आप अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए, आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करने के लिए ये पैसे दे रहे हैं। और लाजमी तौर पर देखें, इन लेक्चर्स की वजह से ना आप इस बात को समझेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अकेडमीज में एडमिशन लेने वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिहाइश भी रखनी थी, जिन्होंने ट्रैवलिंग भी करनी थी, जिन्होंने अच्छी खासी फीस भी देनी थी, जिन्होंने अच्छे खासे किताबों पर भी पैसे खर्च करने थे। और अब यही एक लम्हे के लिए सोचे, अगर इसके साथ आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी मिल जाता, आपको फिजिक्स मिल जाता, आपको बाकी सब्जेक्ट्स मिल जाते और आपको कतई तौर पर जरूरत ना पड़ती, बिलीव मी आपको तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन ये जो आपकी अमानत होगी ना मेरे पास, इसको मैं 110% अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूंगा और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर आएंगे, और हमेशा एक कॉज के तौर पर रहेगा, हमेशा एक मकसद के तौर पर रहेगा, एक मकसद के तौर पर रहेगा। कभी भी इसको बिजनेस नहीं बनाया जाएगा, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा। और मैं यकीन रखता हूं कि अगर आपको मेरी आवाज में, मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई होती ना, तो मेरा अल्लाह ताला इस कॉज में, इस मकसद में मेरी हेल्प जरूर करेगा आप लोगों के तवज्जुह से। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें जितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं आसानी के साथ,
जितनी आप आसानी के साथ अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1000 रुपीज अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1000 रुपीज दे दें, 2000 दे दें, 3000 दे दें, अपनी मर्जी से। आप चाहे 10 लाख भी देना चाहे, देखिए मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी के कीमती 3-4 घंटे डेली को दे रहा हूं मैं। मतलब अगर यही मुझे कोई बोले कि यार दिन में आपने ना 3-4-5 हज़ार देना है, तो वो अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए शायद देना थोड़ा ज्यादा आसान हो। ये वक्त देना आज के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आप लोगों को दे रहा हूं और देता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इसको पर्पस के तौर पर लेना है, मैं अपनी जात के लिए आपसे नहीं ले रहा। बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि अपनी जात के पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। ये आप लोगों पर ही खर्च होगा, आपके बाद आने वाले बच्चों पर खर्च होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ टाइम में, कुछ अरसा में आपको इस इन चीजों का रिटर्न नजर आएगा। और ये मेरी मजबूरी भी है आप लोगों से डिमांड करना। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी आप लोगों से ये चीजों की डिमांड नहीं करता। तो जितनी फीस भी बेटे आप अफोर्ड कर सकते हैं ना इस कॉज में, जितना आप अपना शेयर डाल सकते हैं, जितना आपने इसे फायदा उठाया है और आपको लगता है कि मुझे इस चीज का ना इतना रिटर्न देना चाहिए, या मुझे अपने बहन भाइयों की इतनी मदद करनी चाहिए, या मुझे दूसरों के लिए इतनी आसानी पैदा करनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने मेरा HBL अकाउंट है 06147900080601, ठीक है। ये मेरा HBL अकाउंट नंबर है। कौन सा बैंक है? HBL। जितनी भी मेरे अपने नाम से, एम अजीम के नाम से, मोहम्मद अजीम के नाम से, जितना भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल में मलाल भी नहीं रखना जिंदगी में, ठीक है। वो मुझे बड़े अच्छे एक उस्ताद हैं, मुझे उनका वाकया याद आया, तो वो अपने उस्ताद का वाकया बता रहे थे। उस्ताद का क्या वाकया बता रहे थे? वो बता रहे थे कि हम उस्ताद के पास जाया करते थे, तो उन्होंने ना घर के बाहर क्या रखा हुआ था, एक डब्बा रखा हुआ था, जहां पर वो कभी भी बच्चों से ना हाथ से फीस नहीं लेते थे। वो उस डब्बे, बच्चे से कहते थे हाँ यार आप डब्बे में पैसे रख दो जितने भी आपने, मतलब वो कभी उन्होंने किसी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि आपने कितनी फीस देनी है। बच्चे आते थे, जब फीस का टाइम होता था तो खुद ही वो बच्चे जो होते थे ना डब्बे में पैसे रख देते थे। और वो शरारतन ये बात बता रहे थे कि सम टाइम ऐसा होता था कि कुछ बच्चे जो शरारती किस्म के थे ना, वो उस डब्बे में पैसे रखने की बजाय उसमें से अपनी ज़रूरत के लिए या खाने पीने के लिए या मतलब पेंसिल, रबर, शार्पनर, इस तरह की कोई चीज़ लेने के लिए उसमें से पैसे निकाल भी लेते थे। तो उस्ताद, जब दूसरे बच्चे जब शिकायत लगाते थे ना कि उस्ताद जी को कि सारी फलां बच्चे ने उस डब्बे में से पैसे निकाले हैं, तो वो कहा करते थे कि अगर उसने निकाले हैं तो अल्लाह ताला ने, अगर उसने अपनी ज़रूरत के लिए निकाले हैं तो अल्लाह ताला ने उससे 1000 गुना ज़्यादा, 10,000 गुना ज़्यादा उसमें बरकत दी है और उसमें बढ़ावा डाला है। तो देखिए ये एक कॉज है, ये एक पर्पज़ है, ये बिल्कुल मेरी फीस नहीं है, ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको पर लाजम करूँगा। अगर आप फीस नहीं दे सकते, आप कुछ 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने बिल्कुल भी इस दिल का मलाल नहीं रखना। आप जो बच्चे आप में से अफोर्ड कर सकते हैं, इस कॉज के लिए हिस्सा डाल सकते हैं, और वो समझते हैं कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं, इस कैलिबर का समझते हैं कि यार सर को अगर हम जो पैसे देंगे वो हमारे बच्चों पर लगेंगे, इस कॉज को हमने बढ़ाना है, आगे लेकर के चलना है, तो आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ बेटे जितना आप अफोर्ड इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ना कोई मिनिमम है और ना कोई मैक्सिमम है, जितना आप कर सकते हैं आपने इस अकाउंट पे सेंड करके मुझे लाजमी तौर पर उसका स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ जरूर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता ही है 030725000285। मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर देना है ताकि मुझे पता रहे कि किस बेटी ने, किस बेटे ने इस कॉज के लिए, इस मकसद के लिए ये पैसे भेजे हैं, ठीक है। तो ये जरूरी बात थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था बेटे, मजबूरी है, अदरवाइज बिल्कुल मेरी जरूरत नहीं है। मुझे आप कहेंगे 12 घंटे पढ़ा दें तो मैं आपको 12 घंटे पढ़ा दूंगा और कभी भी आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। और बिलीव मी बाय गॉड, आप लोगों को पढ़ाने की वजह से अल्लाह ताला मुझे जितना नवाज रहा ना, मैं आपको बताना नहीं चाहता। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप कहेंगे ना कि सर हमने नहीं पढ़ना, तो मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़ाऊंगा। मतलब मुझे जब से मैंने रेगुलर पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन लेक्चर मतलब इस तरह रिकॉर्ड करके डालने शुरू किए ना, अल्लाह ताला ने मेरे काम इतने आसान किए, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला ज़रूर, मैंने आपसे कहा था कि कभी लाइव आएंगे, फिर गपशप करेंगे, दिल की बातें करेंगे। बहरहाल छोड़े उन बातों का, वापस आते हैं। जो आप दे सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, आपने ज़रूर देना है, दिल खोल कर करना है, आप इसी कॉज के लिए, इसी मकसद के लिए। और इसमें इंशाल्लाह ताला हम बाकी सब्जेक्ट को लाएंगे, टीचर्स को लाएंगे, सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। और बिलीव मी, मेरी ख्वाहिश है कि
पूरे पाकिस्तान के जो एमडी कैट और जितने भी ई कैट के स्टूडेंट्स हैं या कोई स्टूडेंट जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, हम उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिले, एजुकेशन मिले और किसी को ये कंपेटिटिव टेस्ट के लिए 1 रुपया भी देना ना पड़े। ठीक है, अगर हमें 5-7 लोग मिल जाते हैं ना काम करने वाले, ईमानदारी के साथ काम करने वाले, बिलीव मी, तो ये कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। सिर्फ डेफिनेटली हमें उनकी जरूरियात को पूरा करना होगा, पीछे एक टीम बनानी होगी, एक स्टूडियो बनाना होगा, तो ये सारी चीजें इस तरह चलेंगी। बहरहाल जितना आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल फीस नहीं है, बिल्कुल मेरी अपनी जात के लिए नहीं है, जितना आप कर सकते हैं और अगर आप इस बात को सच्चा मानते हैं, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं तो लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो बच्चे नहीं दे सकते तो जरा सा भी दिल में मलाल इस बात पे नहीं रखना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा एडवर्ब दरमियान में लटक गया, मैंने अपनी पटारी खोल ली, मैं अपनी भूंगियां मारनी शुरू हो गया, आज मैं खुद नशे भंगी चरसी बना हुआ हूं। आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। माई ग्रैंड फादर वाज डैश बाय हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखें, जब हमने वाज लिखा ना, तो पहली बात तो यह कि आप सेंटेंस इस तरह नहीं बना सकते, माई ग्रैंडफादर वाज लव। जब आपने वाज लिख दिया तो इसका मतलब आपको एडजेक्टिव लिखना है या थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए लिखनी है, और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए क्या होती है, लव्ड होती है। इसका मतलब हमारा अल्फा और हमारा डेल्टा ऑप्शन किसकी वजह से गलत होगा बेटे, हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन लव की वजह से गलत होगा। और अभी हम वेरी और मच की बात कर रहे थे, और वेरी और मच के रूल में हमने क्या कहा कि अगर आईएनजी एडजेक्टिव होता है ना, तो आईएनजी एडजेक्टिव के लिए हम क्या लिखते हैं, वेरी, और अगर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए हम क्या लिखते हैं बेटे, मच लिखते हैं। तो चूंकि यहां पर लव्ड है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब लव्ड के लिए बेटे हम क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे, और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। अगर ये आईएनजी होता, अगर ये लव्ड की बजाय लविंग होता, तो फिर हम कभी भी मच ना लिखते, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन लविंग के लिए क्या होता, फिर लविंग के लिए हम कौन सा वर्ड लिखते, फिर हम वेरी लविंग लिखते। तो यहां पर हमारे पास लव्ड आएगा और लव्ड के साथ क्या आएगा, मच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12 पे। दे हैव बीन गुड मेट्स। अच्छा, ये भी बड़े मजे के 2 वर्ड्स हैं, इनको भी ज़हन में बिठा लीजिएगा। देखें, पहली बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है ना, एवर फोर, ये तो कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, सिंस एवर, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। या तो वर्ड आपके पास होता है बेटे एवर सिंस, या तो आपके पास कौन सा वर्ड यूज होता है, एवर सिंस, या आपके पास कौन सा वर्ड यूज होता है, फॉर एवर, ठीक है। ये 2 वर्ड्स याद रखिएगा। एवर सिंस का मतलब होता है वेरी बिगनिंग, बिल्कुल आगाज को, बिल्कुल स्टार्ट से जो एक चीज चलती आ रही है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, एवर सिंस। तब से किसी एक पॉइंट पर, एक मसले पर, मतलब हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया, तो हम बोलते हैं तब से ये बात इसी तरह एप्लीकेबल है, तो हम बोलेंगे एवर सिंस, ये बात चलती आ रही है। और जब हम बोलेंगे ना हमेशा, तो हमेशा का मतलब क्या होता है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज। एवर सिंस में तो कोई खास टाइम होता है ना, जैसे देखिए हम बोलते हैं यार उसकी और मेरी मुलाकात ना 2020 में हुई, ठीक है, मेरे असलम के साथ मेरी मुलाकात 2020 में हुई, और तब से हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब जब मैं 2020 को क्या बना रहा हूं, बिगिनिंग बना रहा हूं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं ना, तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा एवर सिंस, तब से हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना मैं और असलम हमेशा से बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा, हमेशा का मतलब हमेशा ही होता है। तो यहां पर आप देखेंगे दे हैव बीन गुड मेट्स डैश, दे वर एट स्कूल टुगेदर। वो कब से अच्छे दोस्त हैं, जब से वो स्कूल में इकट्ठे थे। जब वो स्कूल में इकट्ठे थे तो इसका मतलब एक स्टार्टिंग टाइम आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो बेटे हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एवर सिंस। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके अच्छा जी बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग वन आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज its ability to dash a population of believers, its ability to dash a power of a population of believers। क्या करता है जी रिलीजन क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, क्या करता है, विद फीलिंग्स ऑफ कम्युनिटी एंड राइचियसनेस। वो अपनी जो कम्युनिटी होती है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, और क्या करने के लिए, अपोजिंग नेशन को डिफीट करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, ईटा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। मैं अब अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पहले ही हमारी डिस्कशन बड़े ज़्यादा टाइम की हो गई। आज हमारी डिस्कशन ग्रामर के लिए थोड़ी लंबी थी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। लोइस इज dash going to the market this weekend. He has done so every weekend so far this year. कहता है वो इस साल के हर हफ्ते क्या करता रहा है, इस तरह करता रहा है, मार्केट जाता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो गालबन वो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोबेबली। ठीक है, गालबन वो ऐसा करेगा। उसके बाद आ जाएंगे जी अपनी एनर्जी पे गार्डनर प्लांट्स। जिस तरह गार्डनर प्लांट्स का ख्याल करता है, उनकी लुक आफ्टर करता है, इसी तरह डॉक्टर किसका ख्याल करता है, लुक आफ्टर करता है पेशेंट्स का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? चार्ली। मेल और फीमेल एक दूसरे का क्या है? मैस्कुलिन फेमिनिन है, ऑपोजिट है, जेंडर ऑपोजिट है। इसी तरह किंग और क्वीन एक दूसरे का क्या है? मेल और फीमेल है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा बेटे? अल्फा। डिक्शनरी से हमें क्या मिलते हैं? डिक्शनरी से हमें वर्ड्स मिलते हैं। इसी तरह कैलेंडर से हमें क्या मिलता है बेटे? डेट्स मिलती हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। एनर्जी आज के टेस्ट के लिए बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह डोर इज अ पार्ट ऑफ हाउस, इसी तरह पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास है कैट मियाओ। कैट, द साउंड ऑफ कैट इज मियो, मतलब कैट जो है वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? मियो। इसी तरह मियाऊ, मतलब मियो मैं बोल रहा हूँ, मियाऊ। ठीक है, और इसी तरह काओ क्या साउंड प्रोड्यूस करती है जी? मो का साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब मो का साउंड किससे एसोसिएटेड है? काओ से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। द कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन। ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और कलर ऑफ कोल इज ब्लैक, और कोयले का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। फिंगर इज अ पार्ट ऑफ हैंड। इसी तरह हमारे पास क्या होगा? रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस। जिस तरह फिंगर हैंड का हिस्सा है, इसी तरह रूम किसका हिस्सा है? हाउस का। ब्रेव इज अ सिनोनिम फॉर कर्जियस। ब्रेव और कर्जियस एक दूसरे का क्या है? ब्रेव और कर्जियस एक दूसरे का बेटे क्या है? सिनोनिम्स है। तो जब ये सिनोनिम्स हैं तो हमें सिनोनिम्स ही देखने हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? हैप्पी सैड एक दूसरे का सिनोनिम्स नहीं है। ब्राइट डल एक दूसरे का इंटोनिम है। एंग्री अपसेट एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। क्विक और स्लो एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। इन्फेंट न्यू बोर्न, हम इन्फेंट किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल पैदा हुआ होता है, जो न्यू बोर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। और जो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रोन अप बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा? अल्फा। उसके बाद है डॉक्टर पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिलेशन होता है? जिस तरह डॉक्टर अपने पेशेंट की क्या करता है? देखभाल करता है, हिफाजत करता है। इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चे की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। वार्म और हॉट इंटेंसिटी एनर्जी है। मतलब अगर आप वार्म की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हॉट। इसी तरह अगर आप क्लीन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डर्टी नहीं बनेगा, ऑपोजिट आएगा। इसी तरह अगर आप बिग और टाइनी को देखेंगे, बिल्कुल इरेशनल है। इसी तरह स्मूथ और रफ बिल्कुल इरेशनल है। जिस तरह वार्म और हॉट होता है, इसी तरह बेटे आपके पास क्या होता है? डिम और डार्क होता है। अगर आप वार्म की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वो क्या बनेगा? हॉट। इसी तरह आप डिम की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या बनेगा? बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? अल्फा। उसके बाद है हमारे पास बेटे रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको इसी तरह मिल जाएगा और आपने इसको पढ़ लेना है। लेक्चर हमारा पहले ही बड़ा लंबा हो गया तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बीटा है। 28 में अल्फा है। 29 में बीटा। अच्छा, अब एक और बात भी हो रही, बहुत सारे बच्चे इस बात पर भी कमेंट कर रहे हैं, मैंने 4-5 कमेंट्स पढ़े हैं कि सर आपके जो टेस्ट होता है ना उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके आंसर अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो वो मैंने बेटे को कह दिया है नेक्स्ट टेस्ट जो आपके पास होगा जो 18 टेस्ट होगा, क्योंकि 17 तक टेस्ट बन चुके हैं आज तक और 17 टेस्ट बन चुके हैं। गालबन 17 की एडिटिंग हो रही होगी जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे गालबन, तो एडिटिंग हो रही होगी या रिकॉर्डिंग हो रही होगी, दोनों में ना एडिटिंग ही हो रही होगी। रिकॉर्ड तो मैंने कल किया, आधा किया। तो अभी आपके पास क्या होता है ना, आप याद रखिएगा नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह ताला, मैंने उसको कह दिया, ये बात मेरे दिमाग में घुस गई और जो बात एक दफ़ा मेरे दिमाग में घुसे वो निकलती नहीं है जल्दी से। तो मैंने उसको कह दिया कि जो ऑप्शन वाला सीन है ना, इसको ये अल्फा बीटा 4 ही डेल्टा पर मतलब क्या करना है, हमने रैंडम करना है। ये अल्फा बीटा वाली जो तस्वीर है ना इसको छोड़ दें, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी से आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। एलिक्वेंस
का मतलब हमारे पास क्या होता है, एलिक्वेंस का मतलब होता है, हम बड़ा ही खूबसूरत उर्दू वर्ड है, इसके लिए याद रखिएगा। एलिक्वेंस का मतलब क्या होता है, फसाहत को बोलते हैं, मोस्तर तकरीर को बोलते हैं, अच्छे तरीके से बोलने को बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिक्वेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, परसुएसिव स्पीच। वेलर हम किसको बोलते हैं, वेलर हम बोलते हैं बहादुरी को, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, ब्रेवरी। ऑटोनॉमी हम किसको बोलते हैं, ऑटोनॉमी हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को, ऑटोनॉमी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद मेटिकुलस हम किसको बोलते हैं, जो बड़ा क्लियर होता है, जो बड़ा डिटेल्ड होता है, बड़ा लंबा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हम किसको बोलेंगे, डिटेल्ड को, वाजिया को। कैंडोर बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, और कैंडोर का मतलब हमारे पास याद रखिएगा, ये भी एलोक्वेंस का सिनोनिम है, साफ गोई को बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा कैंडोर का फ्रैंकनेस। जब आप साफ गोई से काम लेते हैं, यारी दोस्ती में सीधी सीधी सच्ची सच्ची सी बातें बताते हैं, जिसको हमें जिस तरह हमेशा मैं आपको बताता हूं। एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, एप्रीहेंडेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, एप्रीहेंडेड का मतलब यहां पर जो एप्रीहेंडेड का मतलब है ना, वो हमारे पास क्या होगा, अरेस्ट करना, कॉट करना, गिरफ्तार करना। उसके बाद कोहियन है, कोहियन का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, कोहियन हमारे पास क्या होता है, कोहियन हम बोलते हैं जो चीज एक दूसरे के साथ जो चीज एक दूसरे के साथ क्या होती है, यूनिटी में होती है, मतलब सिस्टमाइज होती है, इत्तेहाद में होती है, इकट्ठी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। मतलब कोई चीज बेरब्त नहीं होती, डिसकनेक्टेड नहीं होती, कनेक्टेड होती है। पॉइज आप जानती हैं, पॉइज हम किसको बोलते हैं, बैलेंस को बोलते हैं, काम को बोलते हैं, पीस को बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन चलेगा ग्रेस, हम बोलेंगे। उसके बाद कोहेरेंस है, जिस तरह कोहियन है इसी तरह हमारे पास क्या है, कोहेरेंस। कोहियन और कोहेरेंस एक दूसरे का सिनोनिम होते हैं, याद रखिएगा। कनेक्शन को बोलते हैं हम किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, कोहेरेंस। आप कनेक्शन से ज्यादा ना, अगर आप देखें कोहियन और कोहेरेंस एक दूसरे का इतना क्लोज है कि अगर आप बोलेंगे तो क्लैरिटी के लिए आप कोहियन बोलेंगे, लेकिन कोहेरेंस के लिए अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड देखेंगे ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड आपके पास बेटे कौन सा होगा, सेंस को होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, कोहेरेंस एंड लॉजिक, तो डेफिनेटली आपको क्या लिखना होगा, आपको यहां पर कोहेरेंस को सब्स्टिट्यूट करना होगा किसके साथ, सेंस के साथ। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यहां पर हमारे पास क्या आएगा, सेंस आएगा। उसके बाद फायरी है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 40 में फायरिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, कंपैशनेट को बोलते हैं, पैशनेट को बोलते हैं, एनर्जेटिक को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, पैशनेट। इसी तरह हमारे पास अब एंटोनिम है हमारे पास नियरली ऑपोजिट। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर के चल रहा हूं, शायद हमारी डिस्कशन लास्ट वाली डिस्कशन भी 1 घंटा 15 मिनट की होगी थी। टाइम बड़ा ज्यादा होता है, तो बड़ी शिकायत होती है कि सर इसको अपलोड करने में बड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में अपलोडिंग स्पीड इतनी ज्यादा आती नहीं है, डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा आती है। तो उसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल। और सबसे बड़ा काम पता क्या होता है, सबसे बड़ा काम होता है वीडियो को रेंडर करना। जब आप वीडियो को रेंडर करते हैं ना, तो बिलीव मी, ये जो 1 घंटे की वीडियो होती है ना, ये गालबन को 2-3 घंटे में रेंडर होती है। सिस्टम इतना अच्छा नहीं है हमारे पास, इंशाल्लाह कर लेंगे अच्छा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 41 पे। 41 पे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिस्पेक्टफुल को बोलते हैं, मोदबाना को बोलते हैं, आजाना को बोलते हैं। उसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, रूड। इसी तरह प्लीनेरी। प्लीनेरी का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट को बोलते हैं, मुकम्मल को बोलते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या चलेगा, लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद ग्रेलुअस। अच्छा, अब देखिए, जब आप लोग पॉइंट आउट करते हैं ना, तो तब भी मुझे समझ आई कि यार वाकई बहुत सारी जो हमारे ऑप्शन है ना, वो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ठीक होती हैं, अल्फा बीटा ठीक होती है, तो हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। ग्रेलुअस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, बातें करने वाला, जो चटर पटर करने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेलुअस, जो चैटी होता है। तो जो बात नहीं करने वाला होता वो क्या होता है, रिजर्व। तो चूंकि हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। टेसिट, पहले भी वर्ड आया, और टेसिट का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं साइलेंट को भी बोलते हैं, खामोश को भी बोलते हैं। और ऐसा बंदा होता है जो क्या होता है, अनस्पोकन होता है, जो बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में रहने वाला। और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, इसका ऑपोजिट रहेगा एक्सप्रेस्ड। उसके बाद लुब्रियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, उदासी को बोलते हैं, गमगीन होने को बोलते हैं, सैड होने को बोलते हैं, ग्लूमी को बोलते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट हमारे पास क्या आएगा, चीयरफुल। कोविटिस, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, पहले भी 2 दफा आया। हम लालची को बोलते हैं, ग्रीडी को बोलते हैं, जो मतलब जिसके दिल में लालच होती है, हसद होती है, जो हरीस होता है।
हम उसको बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहाँ पर कौन सा चलेगा, कंटेंट। कंटेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाइड, मजीद, जिसको मजीद किसी चीज की लालच या हिर्स नहीं होती, मतलब सेटिस्फाइड होता है, लालची नहीं होता। एमिएबल आप जानते हैं हम दोस्त को बोलते हैं, दोस्ताना को बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, हॉस्टाइल होगा। फास्टिजियस आप समझते हैं हम किसको बोलते हैं, हम बहुत ही डिटेल्ड वाले पर्सन को बोलते हैं, जो बड़ा ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द फास्टिडियस आर्टिस्ट। फास्टिडियस आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा ही बारीक बीन होता है, बड़ा सोचने वाला, सोच विचार करने वाला, छोटी छोटी पॉइंट को गौर करने वाला होगा। और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे डेफिनेटली क्या होगा, केयरलेस होगा। डिबोनायर का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिबोनायर का मतलब हमारे पास होता है जो बंदा बड़ा खुश मिजाज होता है, मोडेस्ट होता है, शाइस्ता होता है, अच्छी बात करने वाला, अच्छा होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है। और इसका ऑपोजिट डेफिनेटली आपके पास बेटे क्या चलेगा, इसका ऑपोजिट हमारे पास, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका एक ऑपोजिट हमें डेल्टा ऑप्शन भी मिल गई, और वो हमारे पास क्या है, एरोगेंट है। मतलब डेल्टा ऑप्शन आ गया यार हमारे टेस्ट में, बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है, उसके बाद है फिजिबल। अच्छा वैसे 49 में ना याद रखिएगा, ये ऑकवर्ड भी इसका एंटोनिम हो सकता है। डिबोनायर के दो एंटोनिम है यहाँ पे, मैं इसको आपको करेक्ट कर देता हूँ। डिबोनायर भी हो सकता है, और डिबोनायर का ऑकवर्ड भी हो सकता है, और एरोगेंट भी हो सकता है, लेकिन एरोगेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाइस्ता, सोफिस्टिकेटेड को हम बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, एरोगेंट होगा। फिजिबल आप जानते हैं, मुमकिना को बोलते हैं, काबिल अमल को बोलते हैं, प्रैक्टिकेबल को बोलते हैं। जो चीज़ प्रैक्टिकेबल होती है, प्रैक्टिकलिटी में लाई जा सकती है, और इसका इम्प्रैक्टिकल होना हमारे पास क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। तो ये है बेटे हमारे पास हमारा मॉक टेस्ट 16। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे रूल्स आज नए सीखने को मिले होंगे, और पहले वाले रूल्स भी आपके बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हो गए होंगे, अच्छे होंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने आपके साथ दरमियान में बात कही, उस बात को सीरियसली लेना है। हमने इस कॉज को यहाँ पर खत्म नहीं करना, हमने इस कॉज को आगे लेकर के चलना है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का फायदा करना है, और अल्लाह ताला उसी के लिए आसानियां पैदा करता है जो आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, सिर्फ अपना नहीं सोचते। तो इस काम में, इस कॉज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। इसी बात के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।